नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। आज हम आपके लिए बेहद खास प्रोग्राम लेकर आए हैं। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान होने जा रहे हैं। मैं उन मेहमानों से आपको मिलवाऊं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप चाहे तो इन्हें सुपर कॉप्स कहिए या फिर आप ये कहिए कि दिल्ली को संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है, या फिर आप इन्हें महिला सशक्तिकरण का नया और बेहद मजबूत प्रारूप भी कह सकते हैं। बहुत खास मेहमान कौन कौन हैं जिनसे आज हम आपकी बातचीत करवाएंगे, उनके हर पहलू को आज छूने की कोशिश करेंगे। आखिर किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, कैसे आखिर वो अपने वर्क और अपने बाकी जिम्मेदारियों को बैलेंस करती हैं, और आखिर कैसे यहाँ तक पहुंचने में वो दूसरों को भी मदद कर सकती हैं। बहुत स्वागत है मेरे इन सभी खास मेहमानों का जो आज हमारे साथ एबीपी न्यूज के इस स्टूडियो में मौजूद हैं। एक एक करके मैं आपसे इनका तारुफ कराना चाहूंगी। हमारे साथ आज सुपर कॉप्स कौन कौन मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत अपने सीधे हाथ से करना चाहूंगी। राइट हैंड पर हमारे साथ बेहद खास यहाँ पर प्रियंका कश्यप मौजूद हैं। प्रियंका कश्यप के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये डीसीपी ईस्ट हैं, 2009 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान जो कि उषा रंगनानी आप देख रहे हैं, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट की जिम्मेदारी ये संभाल रही हैं। उषा रंगनानी 2011 बैच की अधिकारी हैं। इन्होंने आखिर किस तरीके से ये मुकाम हासिल किया, इनसे भी हम बात करेंगे आपसे थोड़ी ही देर में। उसके अलावा कुछ और खास अधिकारियों को आप मेरे साथ देख रहे हैं। कौन खास मेहमान है आपको मैं बता दूं, ईशा पांडे हमारे साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं। ईशा पांडे डीसीपी साउथ ईस्ट की जिम्मेदारी निभा रही हैं। बेहद खास ये जिम्मेदारी, कैसे आखिर वो इसे पूरा करती हैं। 2010 बैच की ये आईपीएस ऑफिसर हैं। इसके अलावा हमारे साथ आप देख रहे हैं उर्विजा गोयल हैं। उर्विजा गोयल हमारे साथ है। उर्विजा गोयल के बारे में मैं आपको बता दूं, डीसीपी वेस्ट फिलहाल हैं ये, और 2011 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। इनसे भी हम खास बात आपकी करवाएंगे। इसके साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान श्वेता चौहान को आप देख रहे हैं। श्वेता चौहान डीसीपी सेंट्रल हैं। सेंट्रल की जिम्मेदारी कितनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली का समागम सेंट्रल जिले को कहा जाता है। 2010 बैच की आईपीएस ऑफिसर। पहले तो सभी का मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी एबीपी न्यूज के अपने इस खास प्रोग्राम में आप सभी का। और शुरुआत कर लेते हैं बातचीत की, क्योंकि इंतजार बाकी लोग जो देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज उन्हें भी होगा कि आखिर कैसे आप लोगों ने ये मुकाम हासिल किया है और आपकी आखिर जिंदगी में क्या कुछ चलता है। हर पहलू पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है शुरुआत में प्रियंका कश्यप आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहले तो देखिए, आप मुझे यही बता दीजिए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना खास तौर से एक महिला अधिकारी के लिए कितना मुश्किल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर तैनात 6 महिला डीसीपीज़ हैं, और अब हमारे कुछ कटिंग एज लेवल पर एसीपीज़ और एसएचओज़ भी लेडीज़ हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि it's not male or female who decides how we actually perform as officers. For we are officers at the end of the day. Yes. So ये कहना कि हम महिलाएं हैं और हमारे लिए चुनौती पूर्वक है, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। हम सबके लिए समान चुनौतियाँ आती हैं और हम लोग उनको बखूबी रिस्पॉन्ड करें और परफॉर्म करें, यही हम सबको अपनी ट्रेनिंग में सिखाया गया है। ओके, यानी कि आपका एक सीधा और स्पष्ट सा जवाब अगर मैं समझूं कि देखिए, महिला और पुरुष अब कुछ नहीं होता, जो जिम्मेदारी मिलती है वो हर कोई निभाता है। चलिए ठीक है। अच्छा, उषा रंगनानी से अब मेरा अगला सवाल है। उषा रंगनानी जी, आप क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी डीसीपी नॉर्थ वेस्ट के तौर पर संभाल रही हैं, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आती हैं? और आपने तो एक नई एक मुहिम शुरू की है तेजस्विनी के नाम से, जरा उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। देखिए, पुलिस की नौकरी में चुनौतियां का हर दिन सामना होता है। बहुत कंप्लेनेंट्स हमारे पास आते हैं जो हमसे बात करते हैं, उनकी बहुत परेशानियां होती हैं। तो इस सर्विस से हमें मौका मिलता है समाज की सेवा करने का, और डिपार्टमेंट्स के कंपैरेटिवली पुलिस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों का केयर करने की, उनकी परेशानियों को सुलझाने की और इंस्टेंट जस्टिस देने की। और क्राइम और क्रिमिनल से तो हमारी लड़ाई हर दिन की है, तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको हम हर दिन डील करते हैं। जब बात बढ़ाते हुए कि जैसा मेरे सीनियर्स ने मेरे पर भरोसा करा, उन्होंने एक जेंडर न्यूट्रल पुलिसिंग की शुरुआत करी। उन्होंने ये डिफरेंस नहीं करा कि मैं महिला हूँ, मैं जिला संभाल नहीं पाऊँगी। मुझ पे भी उतना ही विश्वास दिखाया जितने मेरे मेल काउंटर पार्ट्स पे दिखाया। तो मुझे लगा मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो मेरे अंडर में महिलाएं हैं उन पे भी मैं उतना भरोसा दिखाऊं। जो मेरे कमिश्नर साहब का एक सोच है उसको मैं नीचे के लेवल तक भी लेके जाऊं। तो इसीलिए मैंने अपने ज़िले में
जो मेरी महिलाएं हैं जो अलग अलग ड्यूटीज़ करती थी, जनरली डेस्क ड्यूटीज़ करती थी, ऑफिस ड्यूटीज़ करती थी, उनको मैंने मोटिवेट करा और उनको मैं फील्ड ड्यूटीज़ में लेकर आई। मैंने हर थाने में एक डेडिकेटेड बीट बनाई जहाँ पे सारी महिलाओं को फील्ड ड्यूटीज़ दी, और ये ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे या तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन ज़्यादा है, या यहाँ पे ज़्यादा महिलाएं रहती हैं या गुज़रती हैं यहाँ से, या फिर यहाँ पे ट्रेडिशनल माइंडसेट एग्जिस्ट करता है पेट्रियार्की वाला। तो इन एरियाज़ में ये विमेन सेंट्रिक सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट इनिशिएटिव मैंने लॉन्च करा, और इन महिलाओं को, रेजिडेंट्स की महिलाओं ने तेजस्विनी कह के बुलाना शुरू करा। तब से इस मुहिम का नाम तेजस्विनी पड़ गया। और ये जो मेरी महिलाएं हैं, ना केवल बुज़ुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों को सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग लाती हैं, उनको सेफ़ और सिक्योर फील कराती हैं, बल्कि अपने पुरुष काउंटर पार्ट्स के साथ भी कंधे से कंधा मिलाते हुए पुलिस की हर ड्यूटी, क्राइम और चाहे वो क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे प्रिवेंटिव एक्शन लेना हो, चाहे बदमाशों को पकड़ना हो, स्नैचर्स और रॉबर्स को दबोचना हो, उसमें भी बखूबी अपनी ड्यूटी निभाती हैं। बेहद शानदार। और अब ईशा पांडे, इसी से जुड़ा आगे अगला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। मतलब जब हम बात दिल्ली की करते हैं, देखिए देश की राजधानी, लेकिन बुरा लगता है जब हम इसे क्राइम कैपिटल के नाम से भी कई बार सुनते हैं। और आप तो पत्रकारिता में भी रह चुकी हैं, आपको तो पता होगा कि क्राइम कैपिटल आखिर क्यों कहा जाता है दिल्ली को रह रहकर। कितना मुश्किल और ये यहाँ कितनी बड़ी चुनौती आती है एक कैपिटल में रहकर एक खास जगह की जिम्मेदारी को निभाना। देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो दिल्ली में होता है उसको डील करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिल्ली पुलिस बहुत दिनों से ले रही है। और इनफैक्ट ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरिया है। कोई भी क्राइम अगर हमारे पास रिपोर्ट होता है तो इमीडिएटली उसको रजिस्टर करना, उस पर इमीडिएटली एक्शन लेना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना। इसके अलावा बहुत से इनिशिएटिव्स हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवाना लेडीज़ को, बच्चों को, या नाजुक एक स्कीम है जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट जो बच्चों का होता है उससे रिलेटेड उनको बताना, अवगत कराना। उसके अलावा जो हमारी पेट्रोलिंग होती है, जिसमें अब मेरे यहाँ पे जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें मैंने कुछ एरियाज़ ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे पॉक्सो और रेप के केसेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे एक महिलाओं की जैगुअर टीम बनाई है जो पेट्रोलिंग करती है। इनफैक्ट एक गोविंदपुरी थाना है जहाँ पे कई बार ये केसेस इस तरीके के रिपोर्ट होते हैं। वहाँ पे एक चौकी इंचार्ज को भी पहली बार हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक महिला को चौकी इंचार्ज लगाया है। वो यही सोच करके लगाया है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हम कंट्रोल कर सकें, और अगर हो जाता है तो इफ़ेक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर सकें जल्दी से जल्दी। तो ये इनिशिएटिव्स मैं अपने यहाँ पे ले रही हूँ। थैंक यू। ठीक है, आप उर्विजा गोयल, आप जिस तरह से जिम्मेदारी निभा रही हैं डीसीपी वेस्ट की, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आपके एरिया में झुग्गी क्लस्टर भी आता है, आपके एरिया में बहुत सारे अलग अलग समुदायों के लोग भी रहते हैं, जिस एरिया को आप इस वक्त कवर कर रही हैं, जिसकी आप, मैं कहूँगी कि सुरक्षा कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या चुनौतियाँ हैं? और आपके बारे में तो सभी जानते हैं कि आपने कई ड्रग्स रैकेट का भी खुलासा किया है, कई बड़े ऐसे ऑपरेशंस भी किए हैं। जी, पहले जो क्वेश्चन जो डाइवर्सिटी का है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, इसमें सिख पॉपुलेशन अच्छी खासी रहती है, मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती है, हिंदू मुस्लिम सिख अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं, और कई सारी जगहों पर मिक्स्ड पॉपुलेशन है। तो कई बार कम्युनली सेंसिटिव इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसके लिए भी दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत सारी ऐसी पहल करी गई है। जैसे एक अमन कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें हम सभी धर्मों के मौजीज़ लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, रेगुलर बेसिस पर वो मीटिंग करते हैं, ताकि सब लोग अपना आपस में सामंजस्य बना करके चलें। और कोई भी अगर इस तरीके की अफवाहबाजी होती है, कोई भी कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने की कोशिश करता है, तो उसको तुरंत लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए और हम तुरंत उसको इंटरवीन करके उसको एकदम शुरुआत में ही ख़त्म करा जा सके उसको, और वो बात आगे ना बढ़ पाए। दूसरा सवाल जो आपका ड्रग्स रैकेट को लेकर के था, इसमें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 2 बहुत मेजर ड्रग्स के सीजर्स किए हैं इस साल में। एक हमने मई के महीने में पकड़ा था, 125 किलो 840 ग्राम हेरोइन थी, जो इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 860 करोड़ रुपए की थी। उसमें ये चेन जो है ये अफ़गानिस्तान से चल कर के ड्रग्स की तस्करी इंडिया तक हुई, और फिर यहाँ पर ड्रग्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करके हेरोइन को, एंड उसके बाद आगे उसको पंजाब की तरफ ले जाने का इनका जो अक्यूज़ थे वो उसको पंजाब लेकर के जा रहे थे। तो इसमें हम पूरी चेन को अनर्थ करने में वी वर सक्सेसफुल।
दूसरा जो मेजर ड्रग हॉल जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हुई है वो अभी लास्ट मंथ 661 किलो। मैम आप थोड़ा सा माइक अपना नीचे कर लीजिए। हाँ, लास्ट मंथ सितंबर के महीने में 661 किलो गांजा बरामद किया गया है मुखबिरी पर, जिसमें ये गांजा जो है उड़ीसा में जो नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ से आ रहा था, और दिल्ली से होते हुए दिल्ली के कुछ पार्ट्स में सप्लाई होने के साथ साथ हरियाणा में भी सप्लाई होने जा रहा था। तो उसमें भी हम पीछे जो सप्लायर था वहाँ तक कि हम जा पाए और सप्लायर को भी पकड़ करके ला पाए। तो वो एक बहुत अच्छा काम किया था वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने। थैंक यू। ओके अब श्वेता चौहान मैम आपसे मैं बात करना चाहूँगी। आपके पास तो जो जिम्मेदारी है डीसीपी सेंट्रल, मतलब वो एरिया ऐसा है जो नई दिल्ली और, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली का समागम एक तरीके से आप संभाल रही हैं। पुरानी दिल्ली यानी जामा मस्जिद और वो एरिया भी जहाँ पर त्योहारी सीजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग के लिए इस वक्त जा रहे होते हैं। तो त्योहारों के मौसम में क्या मुश्किलें आती हैं? ज़्यादा नॉर्मल डेज से ज़्यादा मुश्किलें आती हैं? हाँ, त्योहारों के मौसम में थोड़ा ये ज़रूर रहता है कि लोग ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा नंबर्स में बाहर आते हैं तो भीड़ भाड़ हो जाती है। तो एक तो आप वैसे ही जानते हैं कि कोविड से अभी अभी हम लोग बाहर निकले हैं, तो वो उस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, लोग मास्क लगाएं, और वो तो एक जिम्मेदारी है ही। उसके अलावा एक आतंकवाद और सुरक्षा की नज़र से भी थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, तो हमें लोगों को संवेदनशील करना पड़ता है। और हम लोग इस तरह से, अब जैसे आजकल हो रहा है कि अब त्योहारी सीज़न तो चल ही रहा है, तो हमने हर जगह पिकेट लगा रखी हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, हर जगह नाकाबंदी की गई है, ज़बरदस्त चेकिंग हो रही है। और हमने बड़े जो मार्केट्स हैं वहाँ पे मोर्चे लगाए हैं, वहाँ पे मचान से भी दूर दूर तक देखा जा रहा है। और हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को भी संवेदनशील बना रहे हैं कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, कोई संदिग्ध वस्तु अगर आपको दिखती है तो वो हमारे नोटिस में लाएं, पुलिस को बताएं। उसके अलावा हम लोग चेकिंग जो है वो काफ़ी सख्ती से करी जा रही है। गाड़ियों को हम लोग चेक करते हैं, राउंड द क्लॉक चेकिंग चलती है। साइबर कैफ़े हो गए, आपके मोबाइल की सिम की दुकानें होती हैं, टेनेंट वेरिफिकेशन, ये सब मतलब वैसे रेगुलर कोर्स में भी किया जाता है, लेकिन जब इस तरह का कोई समय आता है तो उसको काफ़ी बढ़ा के, मतलब फुल फोर्स के साथ जो हम कहते हैं उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो अभी जैसे हर तरह के वेरिफिकेशंस हम लोग कर रहे हैं और लोगों को भी जागरूक बना रहे हैं कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति, कोई ऐसी संदिग्ध व्यक्ति और चीज़ अगर उन्हें नज़र आए तो वो हमें हमारे नोटिस में लाएं, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना होने से रोका जा सके। बिल्कुल, और ये बहुत मुश्किल भी होता होगा। खैर चलिए, अब तो हमने आपकी जिम्मेदारियों पे बात कर लिया, मैं थोड़ा अलग हटकर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। देखिए, आप एक सुपर कॉप हैं, आप अन्य महिलाओं से अलग हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन बाकी आम जीवन में आप लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं? सभी से मैं जानना चाहूँगी। शुरुआत प्रियंका जी आपसे, क्या करती हैं खाली समय में? खाली समय मिलता नहीं है। मैं जानती थी आपका जवाब ही होगा, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत आप निकाल सकें। हंस इसीलिए रही थी जब आपने खाली समय की बात की। सो ऑनेस्टली फील्ड में खाली समय तो नहीं मिलता है, क्योंकि अगर हम ऑफिस में नहीं हैं तो या तो हम फील्ड में पेट्रोलिंग करते हुए पाई जाएंगी, नहीं तो हम जन सुनवाई कर रही होती हैं या पब्लिक से मिल रही होती हैं। तो मोस्टली ऐसे ही होता है, देर रात भी कॉल्स आती हैं। बट येस, इफ़ आई वाज टू गेट फ्री टाइम देन आई थिंक आई वुड लाइक टू स्पेंड विद माई चिल्ड्रन, और दैट्स हाउ आई वुड प्रेफर टू स्पेंड माई फ्री टाइम। फ्री टाइम मीन्स बच्चों के लिए। अच्छा, कल गाजीपुर बॉर्डर पर थी क्या आप? जी बिल्कुल, कल तो हमारा बहुत ही मेजर डे था। एज यू नो, कल हमने ओपनिंग की है 10 मंथ्स के बाद, और थोड़ी पब्लिक को काफ़ी डिस्ट्रप्शन थी ट्रैफिक की, सो वी ईज दैट आउट। और आई थिंक इट वाज अ हिस्टोरिक डे ऑल्सो इन दैट सेंस दैट दिल्ली पुलिस की तरफ से पहल हुई है। So we've already opened that. अच्छा, आपने तो गाजीपुर बॉर्डर भी संभाला है, आपने उस संवेदनशील माहौल को देखा भी है। किसान आंदोलन को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं, कितनी बड़ी मुश्किलें आपके सामने आई होंगी जाहिर तौर पर, लेकिन कैसे आप लोगों ने मैनेज किया उसे? See, I think पुलिस में हमेशा से ही जो हमारी सक्सेस है वो डिपेंड करती है हमारी टीम वर्क पे। सो इट्स ऑलवेज बीन टीम वर्क डिपेंडेंट। सो येस, जैसे कि आपने बताया है कि काफ़ी चुनौती पूर्वक ये माहौल रहा हमारे लिए, बिकॉज 26 जनवरी के बाद सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ गई थी, और बिकॉज इसमें आई मीन लगातार हम लोगों को अपने अरेंजमेंट्स लगा के रखने पड़े एवरी डे के लिए। हमें इवन टिल नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर अरेंजमेंट्स
भारी मात्रा में जैसे हम लोगों को अपनी डिप्लॉयमेंट्स करनी पड़ती हैं और हर दिन अलर्ट रहना पड़ता है, सतर्कता मेंटेन करनी पड़ती है. सो ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ जो एक सेंसिटिविटी है उसके बतौर हम लोगों को हमेशा से ही तैनात रहना पड़ा है. बट येस, लाइक आई सेड कि एक टीम वर्क है. हम लोगों को पूरी दिल्ली पुलिस से फोर्स आती है. सो हम लोग एक साथ मिलके ब्रीफिंग्स करते हैं, एक साथ पेट्रोलिंग्स करते हैं. हमारी जो सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स को मेंटेन करते हैं. रात हो दिन हो, राउंड द क्लॉक हमारे अरेंजमेंट्स चलते हैं. सो एक टीम वर्क के चलते हुए वी बीन एबल टू जिसे कहते हैं पीस कायम किया हुआ है. सो येस, वी बीन सक्सेसफुल टू दैट रिगार्ड. एंड कल हमने अपने फ्लाईओवर्स भी ओपन कर दिए हैं. सो होपफुली एक समानता और एक नॉर्मलसी हैज़ डेफिनेटली it's the hope that we'll be able to get back to normalcy. और देखिए, जब हम ऐसी मुश्किलों में फंसते हैं तो हमारी होप तो आप ही लोग होते हैं, आप ही इस मुश्किल से बाहर निकाल पाएंगे. अच्छा उषा जी, अब मैं आपसे, क्योंकि मैंने बोला कि अब हम ये पूछेंगे कि आप लोग आखिर करते क्या हैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के अलावा. घर परिवार में बैलेंस करना इन काम की जिम्मेदारियों के साथ साथ ये मुश्किल होता होगा, लेकिन कैसे आप मैनेज करती हैं और कैसे अपने लिए वक्त निकाल पाती हैं इस बिजी शेड्यूल से? जैसा कि मेरी सीनियर्स ने भी बताया कि अपने लिए समय तो बहुत ही कम निकल पाता है. तो बस यही है कि जो छोटा मोटा समय मिलता है परिवार के साथ स्पेंड करते हैं. और मेरा ये मानना है कि क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से ज़्यादा. अगर मैं अपने, क्योंकि जो पुलिस में मैं काम करती हूँ, मेरा एक यहाँ भी एक परिवार है जो मेरा बड़ा परिवार है, जिसको मैं कहती हूँ मेरा एक्सटेंडेड परिवार है. अगर मैं यहाँ पे अपना 100% नहीं दे पाऊँगी तो मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर से डिससेटिस्फाइड रहूँगी और वही डिससेटिस्फेक्शन मैं घर में लेके जाऊँगी. तो मैं पहले ही, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं यहाँ पे अपना सारा काम अच्छी तरह से करूँ, जो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग मेरे को आए, जो सरकार ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, जो मेरे सीनियर्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो मैं करूँ, अपनी सही से निभाऊँ. तो जो थोड़ा भी समय मिलता है मुझे, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है. उसमें मैं खुश रहती हूँ और वही खुशी मैं अपने घर में भी बिखेरती हूँ. तो जो थोड़ा बहुत समय मिलता है अपने परिवार के साथ, अपने छोटे बच्चे के साथ करती हूँ स्पेंड. और हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैं ड्यूटी के लिए निकलती हूँ तो परिवार बहुत सपोर्टिव है. मेरा बच्चा भी अब इस बात को समझता है, 5.5 साल का है. वो बोलता है, मम्मा जाओ क्रिमिनल्स को कैच करके आना. वो मेरे टॉयज़ लेकर जा रहे हैं. लेकिन मूवी देखना, गाने सुनना, इस तरह के शौक? बच्चा होने से पहले बहुत शौक थे. गाने गाने का भी शौक था, मूवी देखने का भी शौक था, गाने सुनने का भी बहुत शौक था. पर अब जहाँ टाइम की बात आती है तो उस मैनेजमेंट में ये लगता है कि मूवी को छोड़ के बच्चे की किलकारियाँ सुनो, उसके साथ बातें करो. लेकिन मैं तो यहाँ पर आपसे गाना सुने बिना नहीं मानूंगी. आपको एक गाना अपने साथियों के लिए, हम सब के लिए एक तो सुनाना पड़ेगा. मैंने आपको ये कहा, मैं गाना सुनने का शौक था, उसी को ही कभी कभार गुनगुना अच्छा, कौन देती सा थी. गाना आपको पसंद है? अगर हाल फिलहाल कोई ऐसा सुना हो जिसे गुनगुनाया हो खाली समय में? मुझे तो अपने बच्चे की लोड़ी ही याद आती है और कुछ नहीं याद आता. अच्छा, खाली समय में आप क्या करती हैं ईशा, ये बताइए. फैमिली में जब खाली समय, मतलब छुट्टी आप लोगों को मुझे पता है बहुत मुश्किलों से मिलती है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा मौका मिलता है, कोई दिन ऐसा खुद के लिए निकलता है, तो क्या करती हैं? मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है. तो मैं नेटफ्लिक्स पे कुछ सीरीज़ हैं जो एंजॉय करती हूँ, स्पेशली जो फ़नी एपिसोड्स होते हैं. फ्रेंड्स देखती हूँ या शिट्स क्रीक देखती हूँ, रिपीट करके वही, क्योंकि पता है कि इसमें क्या होना है, लेकिन फिर भी हंसी आती है. तो वही चीज़ें. अच्छा, आखिरी बार क्या देखा था आपने अभी हाल फिलहाल में? मैं एक सीरीज़ देख रही हूँ, द आउटसाइडर. इट्स अबाउट मर्डर. ओके. तो वो देख रही हूँ. मतलब वहाँ भी आपने वही चुना जो आपका फील्ड है. वो थ्रिलर है तो अच्छा लगता है देखने में. ओके. अच्छा उर्विचा, आप क्या बताएंगे अपने बारे में? मतलब खाली समय वैसे तो जैसा प्रियंका मैम ने कहा, निकालना बहुत मुश्किल होता है. बट अगर कभी समय मिल जाता है तो मैं वो टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना पसंद करती हूँ. और मुझे लगता है बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करके उसकी पूरे दिन में उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिकाउंट करते हैं, तो वो दैट इज़ वेरी रिजुविनेटिंग. वो बहुत ही फ्रेशनेस आ जाती है उसके बाद उसकी बातें सुन करके. तो इस तरीके से आई ट्राई टू डी स्ट्रेस माई सेल्फ. ये बताइए, अब तो क्योंकि दिवाली आ रही है, सर पर है, आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारियां डबल हो गई होंगी, लेकिन घर की दिवाली और ऑफिस की दिवाली, दफ्तर की दिवाली कितनी अलग होती है? कैसे सेलिब्रेट करती हैं दोनों जगहों पर?
हाँ, दिवाली तो दोनों जगह ही सेलिब्रेट करेंगे और ज़्यादा ऑफिस में, दफ्तर में या रोड पर हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले भी ऐसा हुआ है, कई बार त्योहारों पे ऐसा मौका आता है कि हम लोग बाहर ही रह जाते हैं, परिवार को अकेले अपने त्यौहार मनाने पड़ते हैं। हम लोग रोड्स पे रहते हैं और बिज़ी रहते हैं, अपनी पुलिस फोर्स के साथ रहते हैं, क्योंकि एज़ ऑफिसर्स हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ खड़े रहें और जब वो लोग सुबह शाम ड्यूटी कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, हम भी उनके साथ रहें और ऐसा करते भी हैं। तो मोस्टली आप देखेंगे कि ज़्यादातर ऑफिसर्स भी रोड पर रहेंगे, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग अपने परिवार से थोड़ा दूर रहते हैं, परिवार को समझा देते हैं कि मन हमारा वहाँ ही है लेकिन हम उनके साथ नहीं हैं, और अपने जो पुलिस फोर्स है उनके साथ ही त्यौहार मना लेते हैं और इसलिए रहते हैं ताकि जो बाकी लोग अपने घरों में वो सुरक्षित रहें और अपने त्यौहार अच्छे से मना सकें। अच्छा, परिवार का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी हो जाता है? परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली पुलिसिंग एक ऐसा जॉब है जिसमें हर वक्त, हर रोज़ छोटे छोटे लेके और से बड़े बड़े भी सैक्रिफाइसेस रोज़ ही करने पड़ते हैं। तो इसमें वही लोग इसमें सफलतापूर्वक काम कर पाएंगे जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जिनको पुलिसिंग का काम अच्छा लगता है, जो ये सोच के आए हैं कि हम लोगों की मदद करेंगे, जो ये सोच के, वो जानते हैं कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और ये हर रैंक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो भी लोग इसमें हैं वो लोग ये समझते हैं कि उनका काम करना बहुत ज़रूरी है और जब वो अपना 100% देंगे, बल्कि मैं समझती हूँ कि 100 से भी कभी कुछ ज़्यादा ही देना पड़ता है और उसके बाद ही वो अपनी ड्यूटी सफलतापूर्वक कर सकेंगे। तो इसलिए ये हम लोग मलाल नहीं करते हैं कि हम परिवार के साथ नहीं हैं या नहीं कर पा रहे हैं और अपना देते हैं 100% और फिर उस तरह से कोशिश करते हैं कि अपने काम में भी सफल हों। और परिवारों भी समझते हैं, ज़्यादातर फैमिली समझती हैं, मेरे परिवार समझता है कि हाँ, अगर मैं बाहर हूँ तो एक इम्पॉर्टेंट पर्पस से हूँ, कुछ जिम्मेदारी है मेरे कंधों पे और सपोर्ट करते हैं, हर वक्त सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, और परिवार अगर साथ है तो शायद मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाती होंगी। और मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए एक पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो हैंडल किए होंगे, क्या लगता है आपको कि सबसे टफेस्ट ऑपरेशन जो आपका रहा वो कौन सा रहा, जब लगा कि थोड़ी मुश्किल है लेकिन हाँ हो जाएगा और आपने कर दिया? आई थिंक हम सभी ने अपने टेन्योर्स में कुछ कुछ ऑपरेशंस किए हैं, सबका एक अलग फ्लेवर रहता है, बट हाँ कुछ एक यादगार रह जाते हैं। सो आई थिंक गोवा का मेरा जो एक ऑपरेशन था जहाँ पे हमने एक अंडरवर्ल्ड की क्रिमिनल को पकड़ा था, वांटेड थे एंड काफ़ी देर से फ़रार भी थे। सो दैट वाज अ टफ ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली उसको हमें जिस तरह से डेवलप करना था, जिस तरह से हमें सोर्स को जो हमारे इन्फॉर्मेंट थे उनको उनकी भी सीक्रेसी मेंटेन करनी थी, नहीं तो उनके ऊपर भी लाइफ थ्रेटनिंग, इट कुड हैव बीन लाइफ थ्रेटनिंग। सो येस, दैट इज़ बीन क्वाइट जैसे कहते हैं प्रिसिशन प्रोन ऑपरेशन था एंड आई एम ग्लैड आई कुड डू इट सक्सेसफुली। हम क्योंकि पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, आए दिन ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिसे लेकर पुलिस को लेकर ही मन में खौफ पैदा हो जाता है, क्योंकि जिनके ऊपर हमारी रक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी, कई बार ऐसी हम तस्वीरें देखते हैं कि मन में थोड़ा सा डाउट आता है। तो इस इनसेंसिटिव छवि को सुधारने की भी कोशिश क्या होनी चाहिए, और आपके नज़र में अगर आपके नज़रिए से पूछो तो किस तरह से वो मुमकिन होगा? देखिए, पुलिस को देख के मन में खौफ बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन क्रिमिनल्स के मन में हमारे लिए यही एक चैलेंज है कि हमें क्रिमिनल्स के मन में पुलिस और लॉस के प्रति खौफ पैदा करना, उनको डर लगना चाहिए। लेकिन एक आम जनता और जो मेरे कंप्लेनेंट्स हैं उनके मन में विश्वास होना चाहिए पुलिस के प्रति कि हाँ, अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमारी समस्या का हल होगा। जो रूल अबाइडिंग सिटीज़न है उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर इस एरिया में हूँ और अगर मैं कानून फॉलो करता हूँ तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है। हाँ, सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है और शायद मुझे लगता है इसीलिए हम 6 को लगाया गया है, क्योंकि नेचुरली माना जाता है विमेन के अंदर थोड़ा कंपैशन ज़्यादा होता है, एम्पैथी थोड़ी ज़्यादा होती है, सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हम अपने ज़िले में ये प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं कि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी वृद्ध महिलाएं हैं, जो यंग बच्चियां हैं, वो सेफ़ और सिक्योर फील कर सकें। जो हमारे
डिपार्टमेंट में पुरुष हैं, हम उनको भी जेंडर सेंसिटाइज करते हैं। हमारी शिष्टाचार की एक वो भी चलती है मुहिम, जिसके अंडर हम उनको भी सेंसिटाइज करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स को सही से समझें और एक जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनके साथ रहे। हमारा पूरा ये फोकस इसी तरफ रहता है कि जो पार्क हैं हमारे, जो सड़कें हैं, जो एरियाज़ हैं जहाँ से हमारे बच्चे, हमारी बुज़ुर्ग महिलाएं, हमारे रेजिडेंट्स गुज़रते हैं, वो सुरक्षित रहे और उनको एक सुरक्षा की, एक सेफ्टी की, सिक्योरिटी की भावना रहे और पुलिस के प्रति कॉन्फिडेंस रहे। क्योंकि हम बात दिल्ली की कर रहे हैं ईशा, आप सभी हालांकि देखिए दिल्ली जैसी राजधानी जिसे कहा जाता है, जो देश की राजधानी है, उस जगह को आप संभाल रही हैं। यहाँ पर महिलाओं को लेकर भी ईशा स्थिति बहुत अच्छी रही नहीं है। महिलाओं के प्रति अपराध किस तरह से लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाएं क्यों ना हो। महिलाओं को, खासतौर से युवा महिलाओं को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगी आज? देखिए, महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। सशक्त होने के लिए दिल्ली पुलिस ने सशक्ति नाम से एक स्कीम चलाई है, जिसमें सेल्फ डिफेंस का इनिशिएटिव लिया है और उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि मैं ये बात बहुत केयरफुली कहना चाहूँगी कि हर चीज़ में आगे बढ़ के लड़ाई करने से ही आपको चोट भी लग सकती है, इसलिए बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि जो असेलेंट है उसके पास कोई वेपन भी हो सकता है। तो ऑफ कोर्स सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हम करवाते हैं, लेकिन हम एक कैविएट भी देते हैं कि आगे के पास क्या वेपन है उस चीज़ का भी हमें पता नहीं होता, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। हाउएवर, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। दिल्ली पुलिस की एक हिम्मत ऐप है, जिसको अपने पास फ़ोन में डाउनलोड करके रखें। उससे SOS जाता है और इमीडिएटली आसपास वो कैमरा एक्टिवेट हो जाता है और पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज जाता है कि आप डेंजर में हैं। और इनफैक्ट सब लेडीज़ को, गर्ल्स को जो ट्रैवल करती हैं बाय ऑटोज़, बाय देयर ओन कार वर्क करती हैं, उनको ये हिम्मत ऐप अपने पास फ़ोन में ज़रूर रखनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। जैसा कि हमारी फ्रेंड ने ये कहा कि क्रिमिनल्स के मन में खौफ पैदा करने के लिए दिल्ली पुलिस मेहनत करती है, आम आदमी के मन में विश्वास पैदा करने के लिए। तो मैं कहूँगी आम औरत के मन में भी विश्वास पैदा करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, हम काम करते हैं। और जो ये मैंने इनिशिएटिव्स बताया, स्पेशली हिम्मत ऐप, उसको ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। इट कैन हेल्प यू जब आपको एकदम से बहुत ज़रूरत हो, उस समय आपके ज़रूर काम आएगी। ओके। और विजय, महिलाओं के प्रति अपराध कंट्रोल करना कि अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रेट हम देख रहे हैं कि वो उस तरीके से उसमें सुधार अभी भी नहीं आ पा रहा है। चाहे ईव टीजिंग हो, मतलब चाहे उनके कपड़ों पर कमेंट करना हो, ये सब एक अपराध। अगर हम आज की तारीख में देखेंगे तो महिलाएं बहुत मोबाइल हो गई हैं। सब बहुत सारी वर्किंग वुमेन हैं, बाहर निकलती हैं, जॉब्स पे जाती हैं, अपने अपने काम पे जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस जाती हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जागरूकता भी आई है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जब हम हमारे साथ भी हुए हैं, पर हम उसको कभी पुलिस में रिपोर्ट करने नहीं जाते थे। बट मेरा ये मानना है कि आजकल महिलाएं जो हैं वो अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक हो गई हैं। अगर कोई भी ईव टीजिंग की घटना, कोई भी ऐसी घटना, अगर अप्रिय घटना उनके साथ घटती है तो वो पुलिस में रिपोर्ट करती हैं और जिस वजह से उनका केस का रजिस्ट्रेशन होता है और वो अपराधियों को हम सज़ा दिलाने में कामयाब होते हैं। इसमें अगर आप देखोगे, अगर आप क्राइम का डेटा देखोगे तो वी कैन एनालाइज एंड वी विल रीच टू अ कंक्लूजन कि 97% से ज़्यादा जो ये आपराधिक मामले होते हैं महिलाओं के खिलाफ, वो उनके कोई जानकार, परिवारजन, पड़ोसी, दोस्त, इस तरीके के शख्स जो हैं वो इस तरीके की अपराधों को अंजाम देते हैं। तो ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से कि महिलाएं अब आगे आकर के उसको रिपोर्ट करती हैं, जिससे इन अपराधों से डील करने में हमें फ्यूचर में आसानी होगी। बिल्कुल। और आपको लगता है कि इसके लिए थोड़ा महिलाओं को भी जागरूक होने की ज़रूरत है? जैसे आपने शुरू में कहा ना कि अभी लोग खुद भी डरते हैं कि थाने जाएं, बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा, रिपोर्ट कराएं, फिर वापस आएँ। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, दिल्ली पुलिस में तो बहुत पहले से है कि आप 100 नंबर पे डायल कर लें, आप वुमेन हेल्पलाइन पे डायल कर लें। नॉट नेसेसरीली आपको थाने में जाना मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी किसी महिला के लिए। अगर वो कोई क्राइम रिपोर्ट करना चाहती हैं, 100 नंबर पे डायल कर 112 पे डायल कर सकते हैं, वुमेन हेल्पलाइन पे डायल कर सकते हैं। मैडम ने जैसे अभी ईशा मैम ने बताया, अगर आप इमीडिएट डेंजर में हो, आपके पास हिम्मत ऐप अगर है तो SOS मैसेज जनरेट हो जाएगा और नियरेस्ट PCR वैन आपके
पास पहुंच जाएगी। आप वहां पर रिपोर्ट कर सकते हो, कोई भी आसपास का पुलिस बूथ है वहां पे रिपोर्ट कर सकते हो, आप मेल के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो रिपोर्टिंग के जो एवेन्यूज़ हैं वो बहुत सारे हो गए हैं। तो अगर कोई किसी के साथ ऐसी अप्रिय घटना होती है और वो रिपोर्ट करना चाहता है तो दैट इज़ वेरी एडवाइजेबल, और इससे हमें हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो शख्स उसके साथ ये अप्रिय घटना कर रहा है वो आगे किसी और के साथ ना कर पाए। ओके और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इसे देख और सुन रहे होंगे, खासतौर से महिलाएं, वो आप लोगों की बातों पर भी गौर करें। दिल्ली के अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी संभालती यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर्स आप सभी बैठी हुई हैं, लेकिन अभी भी पुलिस सेवा में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो कम है। सुधार भले ही हो रहा हो लेकिन वो उस तरीके से नहीं हो रहा। आप इसके पीछे क्या वजह मानती हैं? क्या अभी भी किसी तरह की झिझक या कुछ ऐसी चीज़? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो दिल्ली पुलिस में आप देखेंगे कि साल दर साल जैसे जैसे नए नए रिक्रूटमेंट्स होते जा रहे हैं, मैं रिक्रूटमेंट भी संभाल चुकी हूँ, तो अब हम लोग ये इस तरह से मैंडेटरी कर दिया है कि 33% तो हम लोग वुमेन फोर्स को ला ही रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जैसे आबादी का लगभग 50% तो महिलाएं हैं ही, और महिलाओं को देखने के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे महिला पुलिस की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग तो कमिटेड हैं कि 33% तो हम लोग हर रिक्रूटमेंट में अब लेकर आ रहे हैं। अभी नंबर्स कम है क्योंकि शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में लड़कियां कुछ कम आई हैं। अब साल दर साल जैसे जैसे इंडक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ज़्यादा आपको पुलिस फोर्स नज़र आएगी महिलाओं की। उसके अलावा जैसे आप बता रहे हैं कि इनिशिएटिव्स हैं, अभी उषा ने भी बताया, तो हम लोग भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने ज़िले में। मैंने भी इम्प्लीमेंट किया है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम फील्ड में लेकर आएँ। तो जो लड़कियां अभी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करती हैं, कई बार ऐसा होता है कि अगर जैसे उन्हें कंप्यूटर्स का काम आता है तो वो कंप्यूटर्स का संभालने लगती हैं। हमारा CCTNS होता है, रिकॉर्ड्स होता है, उसमें आती हैं। तो हम लोग खुद, मतलब आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी कमिटेड टू ब्रिंग देम इन द फोरफ्रंट ऑफ पुलिसिंग। तो हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं, और मैंने भी अपने ज़िले में किया है कि हमने सभी लड़कियों को लेके बीट में लगा दिया है। तो हर पुलिस स्टेशन में लड़कियां अब बीट पुलिसिंग कर रही हैं, मतलब वहाँ के कंप्लेनेंट्स को सुन रही हैं, वहाँ की कंप्लेंट्स का निदान कर रही हैं, वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही हैं, वहाँ के लोगों से मिल रही हैं, वहाँ के जो भी बीट से रिलेटेड पुलिस वर्क है, केसेस हैं, सब कुछ देख रही हैं। वैसे ही अब नई जो हमारे पास डिवीज़न ऑफिसर्स आई, उनको भी हमने अब उनको डिवीज़न में लगाया है, जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको वहाँ लगाया है। उसी तरह विमेन को पेट्रोलिंग में भी सामने लाए हैं। अपने ज़िले में मैंने एक वीरा स्क्वाड बनाया है, क्योंकि वो वीर लड़कियाँ हैं, बहादुर लड़कियाँ हैं। उनको वो स्कूटी पे पेट्रोलिंग करती हैं, कुछ लड़कियां मोटरसाइकिल जो चलाना जानती हैं उस पर भी करती हैं। महिला PCR हमेशा से रही है, तो उसको भी हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। तो कई जगह जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा जाती हैं, या कोई कॉलेज का एरिया हो गया, या एक स्कूल हुआ, या ऐसी जगह जहाँ पे कि जैसे मेरे यहाँ इलाके में एरिया है राजेंद्र नगर का, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बच्चे वहाँ रह के तैयारी करते हैं UPSC की, तो लड़कियाँ भी हैं। तो उस तरह के इलाकों में महिलाओं की पुलिसिंग, महिलाओं की पेट्रोलिंग, महिलाओं की प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां पुलिस में आती रहेंगी, झिझक कम होगी, ज़्यादा लड़कियां आएंगी, ज़्यादा फोर्स अवेलेबल होगी, उतना ही हम लोग उनको सामने भी रखेंगे, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारी पुलिस की जो महिलाएं हैं वो खुलकर नौकरी करें, सामने नौकरी करें, बहादुरी से करें, जैसे कि उनके मेल काउंटर पार्ट्स करते हैं, और जो बाकी जो समाज में लड़कियां हों उनके लिए रोल मॉडल बने। तो उनको देख के और लड़कियां प्रभावित हों और पुलिसिंग में आएँ। और उसके अलावा भी जिस भी प्रोफेशन में वो जाना चाहती हैं उनको देख के कॉन्फिडेंस दें कि भाई लड़कियां जो भी चाहें वो कर सकती हैं, और काफ़ी अच्छा भी कर सकती हैं, किसी से कम नहीं है। तो बेसिकली बिल्कुल यही किसी से जज्बा कम आगे नहीं बढ़ाने है। की और जरूरत है। आप जिस तरीके से बता रही हैं कि कोशिशें लगातार हो रही हैं, उम्मीद इस बात को लेकर की जा सकती है कि हम फिर इसी तरीके से बैठेंगे कुछ और एनर्जेटिक और नई अधिकारियों के साथ। बहरहाल देखिए, मुझे अब शो क्लोज करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जाते जाते कुछ भी प्रेरणा देने वाली कुछ ऐसी चंद लाइनें या कोई कविता या कुछ भी आप में से कोई कहना चाहे। अगर हम जब भी हमें प्लेटफॉर्म मिलता है एड्रेस करने के लिए, हम सब यही कहती हैं कि ये जो आप अब देख रहे हैं कि हम 6 DCPs और कटिंग एज लेवल पर SHOs और ACPs आ रहे हैं, ये एक नया नॉर्म के तौर पर सेट होने वाला है। सो मोर एंड मोर women शुड जॉइन अस, और ज़रूरत भी है, और हम लोग एक दूसरे का ख्याल भी रखती हैं। और हम, जैसे कि हमारे सीनियर्स ने हमारे लिए ये एक प्लेटफॉर्म सेट किया, हम लोग भी यही कोशिश कर रही हैं कि हम एक अच्छा नाम कमाएं और बखूबी काम करें। So please do join us, or we are here to increase the numbers and make it more women friendly. थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोगों से बहुत ही खास ये बातचीत रही। मुझे उम्मीद है कि जो भी हमें देख रहे होंगे उन्होंने बहुत कुछ आप लोगों से सीखा होगा। आप सभी ABP न्यूज़ के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।